हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका ये डीएसओ लास्ट टॉपिक है। आज आपके यूनिट के लास्ट वीडियो है ना। इसके अलावा आपको हम कल से अगली बार से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, है ना। हाँ, तो हम आज का हमारा टॉपिक है डीएसओ। डीएसओ होता क्या है? जैसे हमने पढ़ा, सीआरओ पढ़ लिया हम दोनों ने, सीआरटी क्या होती है ना। आपका टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है। फिर आपका ओसिलोस्कोप दो प्रकार के रहते हैं, डुअल ट्रेस ओसिलोस्कोप, डुअल बीम ओसिलोस्कोप। ये सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग भी आ सकते हैं या एक साथ भी आ सकते हैं, है ना। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को याद करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। तो आपका डीएसओ क्या होता है? डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप, है ना। हमारा पहले क्या था, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसमें हम एनालॉग सिग्नल देखते थे, डायरेक्ट टू बस जो तुरंत सिग्नल चल रहा था उसी को हम उसी वक्त तक के लिए देख सकते थे, है ना। और पुराना भी है थोड़ा वो, है ना। और उसी का सीआरओ का एडवांस फॉर्म, जैसे कि भाई ये अपडेट फॉर्म है आपका डीएसओ, क्योंकि भाई आजकल डिजिटल ज़माना है ना। उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइज के ज़माना है, तो ये आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइज का जो आपका इन्वेंशन है वो आपका ये है डीएसओ, है ना, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का काम भी क्या रहता है? वही जो आपका सीआरओ का काम रहता है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहते हैं, आपके जो भी जिस भी चीज़ के आपको सिग्नल या वर्किंग या मान देखना हो उसको स्क्रीन पर या डिस्प्ले पर दिखाना, है ना। जैसे हम सीआरओ डीएसओ भी, जैसे सीआरओ की जगह आजकल डीएसओ यूज़ होने लग गया, पर सीखने के लिए, लैब के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए, है ना। आपका सीआरओ यूज़ होता है सीखने में, प्रैक्टिकल के लिए। डीएसओ भी यूज़ करते हैं हम, है ना, पर डीएसओ प्रोफेशनली ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको डीएसओ जैसे हॉस्पिटल में मरीज़ की धड़कन वगैरह देखने के लिए, और बहुत से जगह पे, मतलब कुल मिला के जहाँ पे पहले सीआरओ यूज़ होता था, आजकल वहाँ पे डीएसओ ने उसका रूप ले लिया, यानी कि उसका ही ये अपडेट वर्जन है। तो डीएसओ इसके नाम से जैसे सोच पड़ रहा है हमें, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, यानी कि ये क्या करता है, हमें डिजिटली सिग्नल को ओसिलो डिजिटली सिग्नल को दिखाता है हमें स्क्रीन पर, और स्टोरेज भी कर सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या आपका, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप क्या रहता है आपका, इसके जैसे नाम से ही पता चलता है, ये सिग्नल या वेवफॉर्म को डिजिटलाइज करके स्टोर भी करता है, या डिजिटल सिग्नल को कुछ टाइम के लिए या स्टोर कर, या बहुत लंबे समय के लिए भी स्टोर कर सकता है, ताकि हम इसको हमारा जो जैसे बात, जैसे सीआरओ में सुविधा नहीं थी, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारी कोई जो भी सिग्नल हम की देखा था हम लोगों ने, या वेवफॉर्म देखी थी, जो भी एक्स वाई जेड आपने देखा था, उसको आप बाद में भी रिट्रीव करके, यानी कि रिकॉल करके या मेमोरी में से निकाल करके आप वापस से उसको देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, उसका आकलन कर सकते हो, है ना। आप उसको शो एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करना मतलब उसको आकलन करना, है ना, उसको जांच परखना, उस पर रिसर्च करना, उसको पढ़ना। तो ये इसमें फ़ायदा है स्टोरेज का, तो इसमें जाहिर सी बात है। और ये क्या रहता है आपका, पूरा डिजिटलाइज है, तो आपको मतलब एक तरह से कीपैड मोबाइल जैसा रहता है कि नहीं आपका। उसमें का आपकी डिस्प्ले स्क्रीन रहती है ना, उसमें कीपैड रहते हैं, बटन, तो ऐसे ही बस ये क्या रहता है, मोबाइल की तरह तो नहीं रहता, बस ये कि मोबाइल की तरह, जैसे कि बस ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, और इसमें बटन्स रहते हैं अलग, है ना। और इसमें भी आपकी बैटरी रहती है, तो ये रिचार्जेबल भी आप इसको कर सकते हो, पोर्टेबल है, मतलब इसको रिचार्ज भी कर सकते हो आप, है ना। जैसे आप मोबाइल अपना डिजिटल रहता है ना। बाकी ये मोबाइल नहीं होता है, बड़ा होता है ना। इसमें भी देखो ये रहता है, आपका इनपुट सिग्नल दिया आप लोगों ने, इनपुट सिग्नल आपका कहाँ गया, एम्पलीफायर में। इसमें देखो, इसमें वही करोगे आप, इसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएसओ हर क्वेश्चन में, जैसे मैंने बताया था पिछले। फिर उसके बाद इसके हर एक एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करना, समझाना कि इस पार्ट्स का क्या काम रहता है, फिर इसकी वर्किंग समझाना कि कार्य कैसे करता है। तो देखो, है ना, इनपुट इनपुट सिग्नल आपने दिया, इनपुट सिग्नल आपका जाहिर सी बात है एनालॉग ही रहेगा, है ना। डिजिटल भी दे सकते हो, पर इसका फ़ायदा ही क्या है, जब अपन को उसमें यूज नहीं करना है तो, है ना। तो एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल जैसा आपका इनपुट आप दे सकते हो। फिर एम्पलीफायर का काम क्या रहता है, बढ़ाना। डिजिटाइजर डिजिटाइजर रहता है इसमें, है ना। डिजिटाइजर जैसे नाम से ही पता चल रहा है,
ये हमारे उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, है ना, यानी कि उसकी सैम्पलिंग कर देगा। इस प्रकार से आपने सैम्पलिंग पढ़ी होगी आपने, सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है ना, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस रहती है, मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ देना, ऐसे सिग्नल को डिजिटल में बना लेना अलग अलग टाइम स्लॉट के अनुसार। फिर मेमोरी जो उसको सेव कर लेगी, फिर आपका एनालाइजर सर्किट, यानी कि आपका जिसमें सिग्नल गया है मेमोरी में सेव हो जाता है, आपका स्टोर हो जाता है, टेम्परेरी या परमानेंट दोनों प्रकार से, है ना। और आप इसको एनालाइजर सर्किटरी, यानी कि ये अगर आपको जो सिग्नल है उसको एनालाइज करेगा, उसको समझेगा, आकलन करेगा। फिर उसके बाद वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि वापस से आपका जो आपका आउटपुट तो एनालॉग में ही देखना है ना, वापस से डिजिटल में आपको आउटपुट समझ में नहीं आएगा, है ना। डिजिटल में तो सिर्फ हमने उसको बीच की प्रोसेस के लिए हम उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वापस से आउटपुट जब हम देखते हैं या लेते हैं तो वापस वहाँ पर हम उसको एनालॉग में वापस से रिकंस्ट्रक्ट, यानी कि वापस से बना लेते हैं। तो आपका जो वेव रिकंस्ट्रक्शन आपका क्या करे करता है, उस वेव को वापस से एनालॉग में परिवर्तित करके, ये यहाँ पर आपका वर्टिकल एम्पलीफायर लगा है। वर्टिकल एम्पलीफायर पता है आपको क्या काम करता है, वो सीआरटी में उसको भेज देता है ना। सेम देखो प्रोसेस यहाँ से होती है आपका, यहाँ से आपका ट्रिगर सर्किट, ट्रिगर आपको क्या करेगा, अलग से आपको सिग्नल जनरेट करके देगा। आपको क्लॉक पल्स देना है, क्लॉक पल्स वो आप कहाँ पे दोगे, टाइम बेस्ड जनरेटर पे। टाइम बेस्ड जनरेटर का वर्क आपको पता है, पिछले लेक्चर में बता चुका मैं। फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का वर्क भी आपको पता है क्या काम रहता है, और उसको थ्रू आपका सीआरटी पर जा करके आपको आपको फाइनली आपकी इमेज दिख जाती है आपके सिग्नल की। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझा देता हूँ मैं एक बार फिर से। आपने जैसे इनपुट सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल एनालॉग या डिजिटल जैसा भी दिया आपने, उसके बाद वो कहाँ जाएगा आपका एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल के आपकी स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ा देगा, है ना। फिर आपका डिजिटाइजर क्या करेगा, उसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, सैम्पलिंग करेगा। फिर आपका आपको जो जो सिग्नल या वेवफॉर्म है, या जो भी आपका सिग्नल है, इमेज है, उसकी वेवफॉर्म जो क्रिएट हुई वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी, जैसे हम मोबाइल वगैरह में करते हैं सेव, सेव हो जाती है, जिसको हम बाद में भी देख सकते हैं आकलन करने के लिए या चेक करने के लिए। बाद में कभी आपको देखना हो वापस से, आपको कुछ काम पड़ जाए, फिर उसका एनालाइजर सर्किट उसको एनालाइज करेगी, यानी उस इंफॉर्मेशन या सिग्नल को आकलन करेगी, उसको, है ना, सोच समझता है कि चेक करता है। फिर आपका जो आपका आता है वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन, ये आपका क्या करता है, ये आपको उस वापस से वेव को डिजिटल जो बन चुकी थी, उस वापस उस डिजिटल सिग्नल को या वेव को वापस से एनालॉग सिग्नल या एनालॉग वेव में कन्वर्ट करता है। फिर आपका जो एनालॉग वेव फॉर्म में आपको उसको परिवर्तित करता है ना। उसके बाद आपका ट्रिगर सर्किट या पल्स क्लॉक, आपको क्या करते हो, एक्सटर्नल अलग से सिग्नल आपको अगर देना हो तो वो टाइम बेस्ड जनरेटर देते हो। टाइम बेस्ड जनरेटर आपको पता है क्या करता है, तो आपके सिग्नल को टाइम के अनुसार लीनियर आपका कर्व बनाता है, ग्राफ बनाने में हेल्पफुल करता है। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर आपको सिग्नल को हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई करके आपको यहाँ से यहाँ दोनों प्रोसेस से मिल करके सीआरटी पे आपको आपकी इमेज शो हो जाती है ना। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको यूट्यूब पे या जैसा आपको गूगल पे उचित लगे सर्च करना, यूज़ ऑफ सीआरओ टू मेजर वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सीआरओ का इस्तेमाल कैसे करें, या सीआरओ का मापन, सीआरओ का वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी फेज डिफरेंस मापन करने में कैसे इस्तेमाल करें, या क्या इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल होता है ना, क्या इस्तेमाल होता है आपको देखना है ईमानदारी से, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देखे, उसमें एक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, उसने एक ही कभी कभी तो एक ही पेपर में उसने सीआरओ भी पूछ लिया, सीआरटी भी पूछ लिया, आपका डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप भी पूछ लिया, डीएसओ भी, और डुअल बीम ऑसिलोस्कोप भी पूछ लिया। और किसी किसी में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया कि भाई सीआरओ का इस्तेमाल कैसे करें वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी वो फेज डिफरेंस मेजर करने में, है ना। तो ये आपका रहता है। अब आपका एक टॉपिक आता है आपको लीसा जस पैटर्न या फिगर क्या होता है। लीसा जस पैटर्न या फिगर आपका क्या रहता है कि ये आपका ये एक वैज्ञानिक थे लीसा जस करके, उन्होंने फ्रीक्वेंसी को आकलन करने या दो अलग अलग सिग्नल्स को एक साथ मेजर करने, एक साथ ग्राफ बनाने में कैसे यूज़ करा, उसका इन्होंने बताया था। तो देखो लीसा जिस ग्राफ में क्या रहता है आपका,
या पैटर्न दो इंडिपेंडेंट यानी दो अस्वतंत्र आपका जो रहता है, जो देखो डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर, और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यानी अलग अलग अनिर्भर। तो दो अनिर्भर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो रहते हैं आपके, ये जो दो हार्मोनिक मोशन यानी जो आपकी हर हर एक एक साथ जो सिग्नल कम से ज़्यादा तो बढ़ते हैं ना, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो कैसे तरंगे बनती जाती है, एक एक छोटा गोला फिर बड़ा गोला फिर, तो ये आप और वो आपका हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल। और आप यूट्यूब पे सर्च करना सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो दो अनिर्भर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो रहते हैं, अगर वो दोनों मिलते हैं किसी पॉइंट पे या राइट एंगल पे एक पॉइंट पे मिलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो जो ग्राफ बनता है आपका उन दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो जो या उन दो 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 के दो से मिलकर के एक सिंगल ग्राफ जो बनता है आपका, वो आपका लिसाजस पैटर्न कहलाता है। जैसे कि आपके ये दो अलग अलग पैटर्न हैं, इन दोनों को मैं जोड़ करके एक पैटर्न बनाऊँ, या फिर ये इससे समझिए आप, ये मेरी ये देखो, ये मैं डायग्राम आपको बना कर दिखाता हूँ। ये आपको ये मेरी एक वेव थी, है ना, और ये दूसरी वेव मेरी एक और शायद दोनों देखो, एक वेव यूँ थी एक वेव यूँ आई, दोनों एक पॉइंट पर 90 डिग्री पे मिली कि नहीं मिली, तो उन दो अलग 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 ग्राफ का किसी एक पॉइंट पे मिलना या एक सिंगल ग्राफ बना लेना है, उस ग्राफ पर जो पैटर्न बनता है वो आपका लिसाजस पैटर्न या ग्राफ कहलाता है। अगर हमें जैसे कि अगर हमें इसमें दो इनपुट वोल्टेज का फेज डिफरेंस भी मेजर करना हो, देखो ये जैसे कि ये आपके दो इनपुट सिग्नल है, एक इनपुट सिग्नल ये और एक इनपुट सिग्नल ये, इन दोनों को जैसे हम कभी कभी मेजर, ये दोनों एक साथ ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, तो इन दोनों में फेज मतलब कि इनके एंगल में कितना डिफरेंस है इसके और इसके एंगल में, तो वो भी आप पता करने के लिए, चेक करने के लिए, वो जो फेज डिफरेंस को पता करने के लिए रिसर्जस पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो देखो मेन इसका निचोड़ क्या है कि रिसर्जस पैटर्न क्यों यूज़ करते हैं हम, फेज डिफरेंस को एनालाइज करने के लिए या फेज डिफरेंस निकालने के लिए, दो अलग अलग वेव फॉर्म का, आप चाहे वो वेव फॉर्म वोल्टेज की हो या करंट की हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या रहते हैं, सीआरओ में अगर आप देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, दो इनपुट वोल्टेज का फेज डिफरेंस मेजर करता है, तो अपन लिसाजस पैटर्न एक मेथड है, एक प्रक्रिया है ना, फेज डिफरेंस निकालने के। सीआरओ में आपका क्या रहता है, आप जब देखते हो फ्रंट पे आपको एक एक्स वाई करके एक नोब रहती है, उसको जिससे आप प्रेस करते हो तो आपको स्क्रीन पे लिसाजस पैटर्न ना दिखता है, पर वो सिग्नल दो अलग अलग होने चाहिए आपके। जैसे कि मान लिया कि y1 y2 मेरे दो अलग अलग वेवफॉर्म थे ना, उनका एक सिंगल ऐसे ग्राफ बना, तो आपको जैसे कि ये रहा मेरा, ये ऐसे ग्राफ बना, तो ये मेरा x है, ये y है, तो मेरा ये जो मैक्सिमम पीक पॉइंट है मेरा, सही से बना के बताता हूँ मैं, जैसे कि ये है मेरा, है ना। अब देखो मेरा यहाँ पे ये y को कट, ये y एक्सिस को यहाँ पे मेरा कट कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, y1, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा y1, और ये मेरा मैक्सिमम वेवफॉर्म ये है यहाँ पे, तो ये y2 हो गया, ये y2 है ना। अब इन इसका फॉर्मूला एक आता है आपका लिसाजस पैटर्न निकालने का, फाई इज इक्वल टू, मैंने बताया फेस को फाई से डिनोट करते हैं अपन, साइन इनवर्स y1 अपॉन y2, मैंने ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये पर फेस डिफरेंस निकालने का फार्मूला है। अब देखो ये ये मैं पिछला बोला जो बनाया था, तो ऐसा था टेढ़ा। अब अगर कोई कोई सा मेरा पैटर्न अगर ऐसा बन रहा है कि भाई दोनों एक ही पॉइंट को काट रहा है, जैसे कि ये मेरा मैक्सिमम y1 भी यहीं पे कटेगा, सॉरी y2, और मेरा y1 भी यहीं पे काट रहा है y1 को, तो ये अब जो फार्मूला लगाते हो ये वाला, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, फाई यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू साइन इनवर्स y2 बाय y1, यानी कि मेरा साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही जगह पे कट कर रहा है दोनों को, तो साइन इनवर्स 1 मतलब 90 डिग्री, तो ये देखो
सही है कि नहीं? हमारा फेज डिफरेंस कितना आया? 90 डिग्री का। यानी कि मेरी जो दो वेव थी, ये इस प्रकार से इन दोनों के फेज में डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का, है ना। जैसे मेरी एक वेव यूँ थी और दूसरी वेव को अगर 90 डिग्री का डिफरेंस लेना हो तो कैसे, मतलब इन दोनों वेव में 90 डिग्री का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।